फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 12 से लेके 30 नवंबर के बीच में होने वाला है, ठीक है। तो कल से आप लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाला है और उसी के लिए मैंने एक स्पेशल क्लास बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को एसएससी जो है एसएससी सीएचएसएल के जो है बिल्कुल नए पैटर्न के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और इस क्लास को करने के बाद से अगर आप कल एग्जाम हॉल में बैठोगे तो 100% है कि आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं क्लास कराने वाला हूँ वो बिल्कुल ही बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ है और ये आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम किस डेट को है एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल जब एग्ज़ाम समाप्त होगा तो उसके क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप बेहतर तरीके से देख लेना कि यहाँ से जो आज पढ़ोगे वो कल जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों के पास भी समय नहीं है, ठीक है। और 1 घंटा का पेपर होता है और 1 घंटा में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो फास्ट आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिएगा, आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। बिल्कुल फ्री रहेगा जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा। तो कह रहा है पहला प्रश्न रीजनिंग का है कि उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणी के बीच संबंध को स्थापित करता है। आपको जीके के भी प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे इसी क्लास में। केवल और केवल क्लास को आप अंत तक देखते रहो, ठीक है। देखिए, इस लेवल के इस तरीके के एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो है आप वेन आरेख बनाओ, ठीक है। आपके 3 जो है ऑप्शन जो है शब्द दिए गए होंगे, जैसे कि आप लोग को लिखा गया है कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस। ऐसा करके आपको बनाना है और 10 सेकेंड आप लोगों को समय यहाँ पे उपलब्ध रहेगा, क्योंकि मालूम है कि ज़्यादा समय नहीं है। 1 घंटा में हमें 100 क्वेश्चन करना है, तो किस लेवल से करेंगे ताकि हम सारे के सारे प्रश्नों को कवर कर सके, ठीक है। तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जैसे समझने की कोशिश मैंने किया तो पहला प्रश्न के जो है सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये हो गया हम लोगों का क्या, तो यहाँ पे कंप्यूटर दिया है, ठीक है। अब कंप्यूटर के बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग देखोगे तो क्या लिखा है कीबोर्ड। तो देखिए कंप्यूटर में कीबोर्ड आप देखे देखे हो कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल देखे हैं। यानी कि कंप्यूटर का ही एक हिस्सा होता है, उसी में यूज होता है क्या, कीबोर्ड। तो आप कहोगे कीबोर्ड कंप्यूटर में ही आता है। माउस, तो माउस भी कंप्यूटर में यूज होता है, माउस भी कंप्यूटर का हिस्सा है। यानी कि हम देखेंगे तो इस तरीके का आपका विन आरेख ऑप्शन नंबर ए में बना है। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल ही 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आसानी वे में समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को गलती आप नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि उस संख्या या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो संख्या इसका संबंध इससे है तो यहाँ का संबंध आप मुझे बताओ। अगर आपको जो भी उत्तर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर देते रहो, ठीक है। जो भी आपके राइट उत्तर है वो आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपको जो है अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे 54 से 20 पे हमें जाना है। कितना लिखा है 54, और 54 से है जब हम 20 पे जाएंगे तो हमें क्या लॉजिक अपनाना पड़ेगा, या तो इसमें से हम माइनस करेंगे
तो यहाँ पे देखेंगे कितना माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे किया हुआ है आपका 34 माइनस, ठीक है। अगर 34 माइनस यहाँ से भी हम कर देते हैं 34, तो हमें कितना मिल जाएगा 3, और यहाँ पे मिल जाएगा आपका 3, तो 33 आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया है। मतलब ये लॉजिक तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, इतना सिंपल तो देगा नहीं, आपको भी मालूम है। तो थोड़े से अलग अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखा है 54, तो 54 को क्या करेंगे कि 5 और 4 जो लिखा हुआ है इसको गुणा कर देते हैं, तो 4 पचे 20, जो कि यहाँ पे जो है दिख रहा है, ठीक है। आप कहिएगा बिल्कुल ही दिख रहा है, आसानी वे में हम समझ गए हैं। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही लॉजिक जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या लिखा है 6 और 7, तो 6 और 7 के अंकों को भी गुणा कर देंगे, तो 6 सत्ते 42, और यदि आपने 42 को चुना हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न की निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरे के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। देखिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक शब्द है, ये दूसरा वाला शब्द है, ये तीसरा वाला शब्द है, ये चौथा वाला। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि पांचवें नंबर में जो है क्या आने वाला है। जो भी लगता है देखिए गलत या सही, आप प्रश्नों के उत्तर दिया करिए, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे और आपको ही वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है जेड, जेड से लिख दिया सी, सी से लिख दिया डब्लू, डब्लू से लिख दिया एफ। तो यहाँ पे आपको थोड़े से भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसके एक भी लॉजिक होता है कि कोई भी एक अंक हम पकड़ लेंगे तो आसानी से बन जाएगा यह प्रश्न। जैसे 15 लिखा है, 15 से मैंने देखा यहाँ पे 26 लिखा है, 26 के बाद देखा मैंने 37 लिखा है, 37 के बाद 48 लिखा है। जब मैंने देखा कि 15 से 26 हो गया यानी 11 जोड़ दिया गया, 26 से जो है 37 हो गया मतलब 11 जोड़ दिया गया, 37 से जो है यहाँ पे 48 को मतलब 11 जोड़ दिया गया, 48 से जब इसके आगे हम चलेंगे, 48 से 11 चलेंगे जोड़ के, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 59। और 59 जब अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 55, यहाँ पे 57, यहाँ पे 61, तो बिल्कुल गलत हो गया। और 59 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आप केवल एक जो है शब्द को पकड़े और वहां से अपना उत्तर बना लीजिए, और उसके आगे आप बढ़ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, तो फटाफट से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि TOM टॉम को जो है 32 और जो है रुक को जो है 28, तो कैटल को जो है क्या लिखा जाएगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं हम लोग, और चौथे नंबर प्रश्न के जो भी आपके राइट उत्तर हैं वो आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं, और चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप मुझे बताओगे। क्या लगता है कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? चलिएगा फटाफट से समझ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने देखा तो मुझे दिया है पहले, सबसे पहले TOM यही दिया है। अगर टी का कोड देखेंगे तो 20 होता है, प्लस ओ का कोड देखेंगे तो 15, एम का कोड होता है 13। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो 15 13 35 और 13 कितना हो जाएगा 48। 48 को अगर हम देखेंगे तो 32 लिखा हुआ है, तो 48 को क्या कर दें कि 32 हो जाए। तो देखिए मैंने समझने की कोशिश किया, तो यहाँ पे 48 को क्या कर सकते हैं 4 और 8 में गुणा, तो 4 8
32 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, आर का कोड देखेंगे 18 होता है, ओ का कोड होता है 15, सी का कोड होता है 3 और के का कोड होता है 11। अब देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 14, 14, 15, 29, 29 और ये आप जोड़ोगे तो 47 हो जाएगा, ठीक है। अब 47 को क्या करोगे कि यहाँ पे हो जाए कितना 28, तो 7 गुणे 4, 7 चौका कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे देखोगे तो आप जो है 28 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। वही लॉजिक जो है हम सेम टू सेम यहाँ पे भी फॉलो कर देंगे कि सी होता है 3 पर, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे, फिर टी होता है 20 पे, एल होता है 12 पे, ई होता है 5 पे। अब देखो 20 20 40, 40 और 5 45, 45 और यहाँ पे 4, 45 4 49 और 12 कितना हो जाएगा 49 और 12 61। 61 को क्या करोगे 1 गुणे 6 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 कम 6। मुझे न लगता है कि गलती की गुंजाइश आप करने वाले हो, आसानी से प्रश्नों को समझ गए होंगे और आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित संकेत भाषा में जो है प्लान को जो है ये के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में जो है राउ राउट रॉज को जो है ये लिखा कोडित किया जाता है। आप लोगों को देखिए, सबसे पहले आप कोडित भाषा वाले प्रश्नों को आसानी वे में समझना है तो आप हमेशा ही रफ लेकर बैठो, ठीक है। अगर आपके पास रफ है तो 10 सेकेंड में बन जाएगा। जैसे अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको नोट करो, क्या लिखा है PLANE, प्लान लिखा है। इसके बदले जो लिखा हुआ है उसको भी लिख लो, VQE और फिर Q और G, ठीक है। और इसको किस तरीके से बनाया है अब हम समझेंगे। जैसे P लिखा है, P से लिखा है V, P कितने पे होता है 16 पे, V होता है 26 पे, सॉरी 22 पे, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 6। L होता है 12 पे, Q होता है कितना पे 17 पे, तो L 12 और 5 17, पहले 6 जोड़ा था अब 5 जोड़ दिया। फिर A होता है 1 पे, E होता है 5 पे, मतलब 4 जोड़ दिया। फिर N होता है 14 पे, Q होता है 17 पे, मतलब 3 जोड़ दिया। E होता है 5 पे, G होता है 7 पे, मतलब 2 जोड़ दिया। मतलब पहले आपको 6 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है। वही लॉजिक हम भी लगा लेते हैं। R होता है 18, 6 24 पे होता है X, आपको x से मिलना चाहिए, ये गलत। ओ होता है 15, 15 और 5 कितना होता है 20, 20 पे होता है t, यानी कि ये भी गलत। उसके बाद से u होता है 21, 21 में आपको 4 जोड़ना है, 21 4 25, 25 पे होता है y। g होता है 7 पे, 7 में आपको 3 जोड़ना है 10, 10 पे होता है j। h होता है 8 पे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 पे होता है जे, यानी कि डबल जे जे होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप लोग करने वाले हो, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और 6वें नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि भूखा का संबंध खाना से है, तो उसी लॉजिक से आप एक और जो है ऑप्शन चुनिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, जिस लॉजिक से इसने पहले वाले ऑप्शन को बनाया हुआ है, ठीक है। 10 सेकंड का ही समय है आप लोगों के पास, ज़्यादा समय नहीं है। आप प्रश्न को फटाफट से समझिए और उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने देखा तो भूखा होता है, उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, ताकि उसका भी भूख जो है मिट सके। तो देखिए भोजन, अब भोजन सेब, ये तो बिल्कुल गलत। पानी पीना बिल्कुल गलत। अब बैरा टीप बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखिए जो प्यासा होता है उसको क्या जरूरी होता है, जो प्यासे हैं उसको क्या जरूरी है, तो पानी की जरूरत है, यानी ऑप्शन नंबर हम ये वाला जिस प्रकार देख रहे हैं, भूखा का जो है संबंध खाना से है, उसी प्रकार प्यासा का संबंध पानी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। देखिएगा ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ चुका है कि यहाँ पे भी जो है के का भाई है और के जो है एफ की बहन है। एफ जी का भाई है, जी का जो है भी से क्या संबंध है, ये मुझे आप बताओ। अब ये ऐसे प्रश्न ही आप लोगों को ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों में मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग जो है गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो बताने की कोशिश करेंगे
कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे भी जो है के का भाई है, यानी कि यहाँ पे लिख लो भी और के, ये दोनों भाई हो गए। अब कह रहा है के एफ की बहन है। के कौन है? एफ की बहन। यहाँ पे के जो है एफ की बहन है, ये बहन है, ये भाई हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एफ सी का भाई है, एफ जी का भाई है। एफ भाई है किसका? जी का। जी का भाई है। अब देखिए जी का भी से क्या संबंध है? अब जो है जी सॉरी जी जो है भी से, तो भी यहाँ पे है और इसका ये क्या लगेगा? तो देखिए इसकी ये बहन है, बहन का भाई भाई ही हुआ, और भाई का जो है यहाँ पे ये बहन है कि भाई है, यहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता दिया गया। ये तो बहन है, ये भाई है इसी का। तो यहाँ पे भी तो पता है कि ये जो है भाई है, मतलब जेंडर में मेल है, पर ये मेल है कि फीमेल है, यानी कि भाई भी हो सकता है इसका या बहन हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, भाई या बहन। तो हम भाई बताएं या बहन बताएं, यहाँ पे दोनों में से कोई एक जो है आप लोग लगा लीजिएगा, भाई या बहन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। बताएंगे। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ से सबसे पहले इसको काउंट करते हैं कि कितने अंकों के हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक है। अब 12 अंक में हम क्या करेंगे कि 12 अंक में हम क्या करेंगे कि इसके पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर में क्या हो जाएगा, तो या तो 3 3 का बनेगा या तो 4 4 का, ठीक है। तो 3 3 या 4 4 का आप पेयर बना लो। पहले 3 3 का देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, 3 3 का हो गया। अब ए बी, और फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लास्ट में ए लिख रहा है तो ए लिख देंगे, ठीक है। फिर ए बी ए, फिर ए बी ए, फिर ए बी ए, देखिए सब में बन गया ए बी ए, ए बी ए। तो हमने पहले भरा ए, फिर भरा बी, फिर भरा बी, फिर भरा ए, फिर भरा बी। अब देख लेते हैं ये कहाँ पे है। ए डबल बी, ए डबल बी, ए बी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, ये हमें चुनना है। देखिए आप लोगों को जितना भी यहाँ पे अंक दिया गया है, ठीक है, इसके अलावा किसी भी अंक का आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसके अलावा किसी अंक का यूज किया है तो वही नहीं बनाया जा सकता है, ये प्रश्न में कहना है। देखिए यहाँ पे जी है, ऊपर जी भी है, अगर आप देखोगे तो ओ भी है, आपके एन भी है और ई भी है, यानी कि ये बन जाएगा। हमें पूछा है नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा डब्लू है, फिर ई है, फिर डबल एल है, फिर आई है, फिर एन है, फिर जी है, ये भी बन जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी है, ओ है, डब्लू है और एन भी है, यानी ये भी बन जाएगा। ये तो तीनों बन रहा है, यानी कि आप कहोगे आप कि ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, देखिए यहाँ पे तो डब्लू मिल रहा है और आई भी मिल रहा है, लेकिन डबल एन है। यहाँ पे देखिएगा डबल एन है, केवल एक ही एन है, तो डबल एन किस प्रकार हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ऊपर भी डबल एन होना चाहिए, तभी तो डबल एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक आदमी 3 किमी पूरब की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर जो है 4 किलोमीटर चलता है। वह आदमी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करोगे। बहुत सिंपल प्रश्न है और आसानी से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमें दिशा मालूम होना चाहिए कि ऊपर होता है उत्तर,
नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। ये दिशा हो गया। अब दिशा में जो है बोला गया कि पूरब की ओर चलता है। पूरब कहाँ पे है, आप अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो इधर चलोगे तो पूरब हो जाएगा। कितना चले हो, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है, तो कोई नीचे मुड़ गया और कितना चलता है, 4 किलोमीटर, तो 4 यहाँ पे हो गया। अब कह रहे वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो मुझे नहीं पता है कि आप प्रारंभिक बिंदु भूल भी गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे से आपने चलना स्टार्ट किया, फिर इधर आए, फिर इधर आए। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से डायरेक्ट ही आपको देखना है कि ये कितनी दूरी पे है। तो देखिए ये तो 90 डिग्री का हो गया, तो ये तो कर्ण हो गया। कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ दो और अंडर रूट में रखना। तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 4 और 9 और 16 कितना होता है, अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहोगे 5। तो 5 अगर आपने बताया है 5 किलोमीटर, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए अब जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, और फटाफट से जीके के प्रश्नों को देखेंगे कि विजय सम्राट, क्या लिखा गया है कि विजय साम्राज्य की जो है स्थापना के समय दिल्ली के जो है सुल्तान कौन थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का जो है सुल्तान कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, जीके का स्टार्ट, और जीके के क्वेश्चन आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने चुनकर रखा हुआ है, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए अपने सनसनी आंखों से। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, और आप आसानी से इसको जो है बना सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सैयद वंश का जो है प्रथम शासक कौन था। सैयद वंश का जो है प्रथम शासक कौन था। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। सैयद वंश का जो है संस्थापक कौन था, बताएंगे। सैयद वंश के संस्थापक, क्या लगता है आपको कि आपके जो है 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा, तो जिन्हें बताया है कि खिर्ज खान, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जो है जीत थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है प्लासी का युद्ध, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। क्वेश्चन नंबर 29वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है बरेली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरेली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने एक जो है धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की। बताइएगा कि किसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की। तो ये तो किए थे लॉर्ड जो है लुइस माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसी किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा जो है अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन आपके सामने है और 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉकेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉकेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे महात्मा गांधी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है महादेव विनोद जो है रनाडे, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे बम्बई, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। जॉर्ज यूल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। तो आप लोग को याद रखना है इस्लामाबाद में जो है जो अध्यक्ष थे यहाँ पे बने थे जॉर्ज यूल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में नील विद्रोह का एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन आपको बताना है। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1859, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक जो है संभ्रू समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जो है गणराज्य है। भारत का एक संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक जो है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा संसदीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा किस संविधान से ली गई है, बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है ब्रिटेन के जो है संविधान से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो आपको याद रखना है 66 जो आर्टिकल जो है 66 है, वही आपका राइट उत्तर है। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 से निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी। तो 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है, बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है लोकसभा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में आयुष अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। भारत में आयुष अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 43वें नंबर, तो 1959 आपने बताया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है, बताइएगा। समुद्र के जल स्तर की अवधि वृद्धि को, गिरावट को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी
का उद्गम स्थल राजस्थान में है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान में है? तो आपका राइट उत्तर बन जाएगा बनास नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? क्या पूछा गया है? सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है उत्तराखंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जो है आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे 47वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो बीटी कपास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन आप लोगों को याद रखना है, ये तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहे हैं दांदेली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दांदेली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला जो है श्रम बल भागीदारी दर क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल की भागीदारी क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे 25.51%। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।